Today we will start the factors affecting quality of water. अब ये इसमें आपके पास कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। इसमें से सॉलिड जो है ना आपको 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है और इसमें से आपको 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अच्छा, जब भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात होती है तो आपको ये 2 टर्मिनोलॉजीज तो ज़रूर ही जो है वो पूछी जाती हैं, दैट इज़ बी जो है DO और BOD। ठीक है, इसके अलावा यस, थर्ड वन इज द COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सबसे पहले हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, इसमें वो कहता है कि टर्म डिजॉल्व ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर की क्वालिटी मेजर करने के लिए हमारे पास ये 3 पैमाने हैं। ठीक है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो पैरामीटर है वो क्या है कि पानी के अंदर हलशुदा ऑक्सीजन कितनी मौजूद है, या पानी जो है, जो भी हमने सैंपल जहाँ से भी कलेक्ट किया है, हमने देखना है कि ये पानी साफ है या आलूदा है। तो हम सबसे पहले उसका क्या एनालाइज करेंगे, हम देखेंगे, मेजर करेंगे कि उसका DO वैल्यू क्या है, या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू जो है वो क्या है। ठीक है, वाटर में वो कहता है कि मोस्ट जो आपके पास इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो इस पानी की जो है वो कितना वो हेल्दी है या कितना अनपोल्यूटेड है, ये उसको डिटरमिन करती है। और इसकी कमी जो है वो क्या बता रही होती है कि कितना ज़्यादा पोल्यूटेड है। अब ऑक्सीजन किस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि आप पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर या कोई भी जो है वो केमिकल्स या पोल्यूटेंट जो है वो मौजूद है, तो अगर तो ऑक्सीजन लेवल उसका 4 to 8 ppm तक मौजूद है, ठीक है, तो फिर तो वो इतनी ऑक्सीजन है कि वो उसको डिसोसिएट कर देगी, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर उसकी डिके हो जाएगी या वो उसको जो है वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, अदरवाइज जो है हम कहेंगे कि इसका जी ऑक्सीजन लेवल कम है। ठीक है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ विच रेंजेस फ्रॉम 4 to 8 ppm। द ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो ये ऑक्सीजन उसको क्या करेगी, हल कर देगी और पानी आपका साफ हो जाएगा। इट इज अ पैरामीटर टू डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ वाटर। द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यूज लेस देन कितने ppm, 4 ppm इंडिकेट्स दैट वाटर इज पोल्यूटेड। अब रेंज जो है इसकी कितनी होनी चाहिए, 4 से 8 ppm होनी चाहिए। अब अगर तो 4 ppm से कम ऑक्सीजन मौजूद है तो इसका मतलब पानी में ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम है और आपका पानी जो है वो आलूदा है या साफ़ नहीं है। उसके बाद जो ये आपको रेंज याद रखनी है 4 to 8 ppm। या ये भी MCQ में पूछा जाता है कि आपको वैल्यू कोई गलत दे के पूछा जाएगा कि, या आपको पूछा जाएगा कि कितनी वैल्यू से कम है तो फिर वो पोल्यूटेड है, या कितनी वैल्यू से ज़्यादा है तो फिर आप कहेंगे कि वो, या किस रेंज के अंदर जो है वाटर वो हेल्दी है या अनपोल्यूटेड है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा सकता है, दैट इज BOD, वेरी इंपॉर्टेंट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब है कि कितनी ऑक्सीजन की जो है वो ज़रूरत है ऑर्गेनिक मैटर को, कि वो एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम में यानी 5 दिन के अंदर कितनी पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन वो हल हुई हुई हो कि वो 5 डेज के अंदर जो है उसको कंज्यूम करके जो है वो डिसोसिएशन उसकी हो जाए। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन नेचुरल वाटर टू कंज्यूम ऑक्सीजन विद इन अ पीरियड ऑफ 5 डे। 5 दिन के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर वो कितनी ऑक्सीजन जो है वो खर्च करेगा या इस्तेमाल करेगा डिसोसिएट होने में। अब 5 दिन का मतलब क्या है, इसके लिए हम जो पॉन्ड है या तालाब है जिसका हमने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लेनी, उसको 5 दिन के लिए हम सील कर देते हैं। ठीक है, सील करने का मतलब क्या है कि ना उसमें रोशनी जाएगी ना उसमें बाहर से कोई भी चीज़ जाएगी। सील करने से ये होगा कि अंदर उसके जो प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस भी रुक जाएगी। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन उसके अंदर मौजूद है वो उतनी ही रहेगी, बल्कि नहीं उतनी नहीं रहेगी, वो कंज्यूम होगी उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर को डिके करने में। द वैल्यू ऑफ BOD is the amount of oxygen consumed as a result of biological oxidation of dissolved organic matter in the sample।
अब ऊपर जो आपने पढ़ा था डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो उसमें आपने पॉन्ड को ऊपर से कवर नहीं किया था, वो खुले पानी के अंदर जो है आपने देखा था कि जी कितनी जो है वो ऑक्सीजन हलशुदा है। अब ये हमने देखना है कि कितनी हल है जो कि 5 दिन के अंदर उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर को डिके करे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेचुरल वाटर। जो कुदरती पानी के अंदर माइक्रोब्स या बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है, वो क्या करते हैं, ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू करवाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड इट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली by calculating the concentration of oxygen at the beginning and at the end of 5 days, in which a sealed water sample is maintained in dark at constant temperature either at 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तीन ये जो लाइनें आपको, ये जो लास्ट का जुमला है वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको क्या बात बताई गई कि ये हम कैसे मेजर करते हैं कि बाई कि आपने एक कोई भी पॉन्ड है या वाटर रिजर्वायर है, उसको आपने कवर कर दिया, ना उसमें अब बाहर से सूरज की रोशनी जा रही है और ना ही उसमें जो है वो कोई और एयर वगैरह जा रही है। ठीक है, सील कर दिया आपने उसको, और टेम्परेचर भी उसका कितना रख दिया, ऑप्टिमम 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपने सील करने से पहले उसकी जो है वो कैलकुलेशन कर ली कि उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन मौजूद है, और 5 दिन के बाद जो है वो हमने देखा कि कितनी उसमें ऑक्सीजन मौजूद है। अब पहले जितनी थी माइनस 5 दिन के बाद जितनी है, उसको जब डिफरेंस आएगा तो वो डिफरेंस क्या होगा, हमें वो डिफरेंस हमें बताएगा कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर हल शुदा है, वो उसने 5 दिनों में कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल की। अब अगर तो आपका पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा। ठीक है, वो अंदर उसके ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पानी साफ़ है तो वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर होगा ही नहीं, तो उसको ऑक्सीडाइज होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन और बीओडी, इसमें क्या फ़र्क है। और इसी से मिलती जुलती एक और टर्मिनोलॉजी है, दैट इज सीओडी, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमें क्या बता रही है कि ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द वाटर विच कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग केमिकल ऑक्सीडेशन इज एवेल्युएटेड बाय इट्स केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी इसमें आपने केमिकल के ज़रिए टाइट्रेट करके देखना है कि कितनी ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल की आपके ऑर्गेनिक मैटर ने। यानी इसमें आपने कोई पॉन्ड शॉन्ड को सील नहीं करना, बल्कि सैंपल लेके उसको जो है वो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी लेके उसके साथ ट्रीट करवाना है। तो इसको एक बार दोबारा से देखिए, द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर विच कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग केमिकल ऑक्सीडेशन इज, जो भी जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू, उसको हम कैसे जज करेंगे, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के। केमिकल ऑक्सीजन उसको कितनी चाहिए हमारे ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम होने के लिए। द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर कैन बी डिटरमिन्ड डायरेक्टली बाय ट्रीटिंग इट विद डाइक्रोमेटाइन। अब इसमें ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, हम लैब में कर रहे हैं, अगर हम तो हमारा जो भी पोल्यूटेड वाटर है हम उसको पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ जो है वो ट्रीट करवाएंगे। अब पोटाशियम डाइक्रोमेट में जो क्रोमेट आयन है वो ऑक्सीजन जनरेटिंग है। ठीक है, वहां से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस करेगा। जितना वो कंज्यूम हुआ है उससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है। द ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड while the remaining dichromate is determined titrimetrically। और जितना तो ऑर्गेनिक मैटर था वो पोटाशियम डाइक्रोमेट अगर आपने डाला है तो उसने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। बाकी जो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्सेस में है वो रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों रिएक्ट नहीं करेगा, उसने रिएक्ट करना था ऑर्गेनिक मैटर से, रिड्यूसिंग एजेंट से, या जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर था, जब वो ही नहीं है वो सारे का सारा जो है वो कंज्यूम हो गया। अगर फर्ज करें आपने 1 ग्राम लिया या 2 ग्राम लिया, तो उसमें 1 ग्राम ने जो है वो कंज्यूम कर लिया, तो बाकी 1 ग्राम अभी आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट बचा हुआ है। ठीक है, तो वो आपके पास माइनस आपने कर दिया, आपको पता चल गया कि जी इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ इस्तेमाल हुई है और ये हमारे पास बच गया। अब वो कहता है कि वैल्यू ऑफ सी ओ डी इज
डायरेक्ट, और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट बच गया है वो हमें कैसे पता चलेगा कितना बचा, उसको हम टाइट्रेशन करके अलग से फाइंड आउट कर लेंगे। आगे वो कहता है कि वैल्यू ऑफ COD इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ केमिकली ऑक्सीडाइजेबल मैटर इन वाटर। इससे हमें क्या पता चलेगा कि पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसमें से कितना ऐसा है जो केमिकल्स के जरिए ऑक्सीडाइज हो सकता है। हायर द वैल्यू ऑफ COD विल इंडिकेट मोर पोल्यूशन। अब जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, कौन सा वाला, ऐसा जो कि केमिकल से ऑक्सीडाइज हो सके, तो उतनी ही हम क्या कहेंगे कि वो ज़्यादा पानी आलूदा है। ठीक है, अब आपने ये सारे इसके पैरामीटर्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब ये जो आलूदा या गंदा पानी है इसको हमने साफ़ भी तो करना है, तो हम प्योरीफाई कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम इसको इस्तेमाल करते हुए प्योरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि सरफेस या ग्राउंड वाटर जो है वो हम ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। क्वालिटी ऑफ अनट्रीटेड सरफेस और ग्राउंड वाटर वेरीज लार्जली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब एक जगह से पानी की क्वालिटी दूसरी जगह के पानी की क्वालिटी से फ़र्क होगी। ठीक है, तो सरफेस का पानी की क्वालिटी कुछ और होगी, ग्राउंड वाटर की वाटर क्वालिटी कुछ और होगी। वो भी सरफेस वाटर भी एक जगह से आपको साफ मिलेगा, कुछ फासले से या कुछ मुख्तलिफ दूर जाके आप सैंपल कलेक्ट करें तो आपके पास उसकी कंपोजिशन या उसकी जो है वो वैल्यू COD की, BOD की, ये सब डिफरेंट होंगी। ठीक है, वो कहता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स क्वालिटी इट मे और मे नॉट नीड फर्दर ट्रीटमेंट। अगर तो साफ़ है तो फिर तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़्यादा आलूदा है तो फिर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। सरफेस वाटर इज़ इनवेरिएबली कंटामिनेटेड एंड रिक्वायर ट्रीटमेंट टू मेक इट पोर्टेबल। तो वो कहता है सरफेस वाटर जो है उसमें जो है वो ज़्यादातर आलूदा ही होता है, और उसको जो है पोर्टेबल बनाने के लिए, पोर्टेबल हमने कल भी देखा था कि पॉट में रखने वाला यानी पीने वाला पानी, ड्रिंकिंग वाटर को हम कहते हैं पोर्टेबल बनाने के लिए जो है वो हमें ट्रीट करना पड़ता है। इफ़ द रॉ वाटर इज ट्रीटेड टू रिमूव ऑल द फॉरेन मटेरियल्स एंड मेक इट यूजेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक पर्पज। रॉ वाटर जो है यानी जो ज़मीन से पानी निकल रहा है उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं और फिर पीने के काबिल बनाते हैं। किस तरह से हम करेंगे, डिफरेंट स्टेजेस में करेंगे, एरिएशन के ज़रिए करेंगे। एरिएशन का मतलब है पानी के साथ हवा मिक्स हो रही है, मिक्स की जाती है। मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सस्पेंडेड मटेरियल जो है वो उसके जो है वो और रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है, और उनका डिके हो जाएगा। सस्पेंडेड मटेरियल्स जो है वो किस तरह से अलग किए जा सकते हैं, कोएगुलेशन कहते हैं किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके उसकी जो है वो गुठलियाँ बन जाना। जैसे आप गंदे पानी के अंदर या मट्टी वाला दरिया का जो पानी होता है, जो लोग कभी आप गए हो सिंध, अंदरूनी सिंध, वहाँ ये फिनोमेना बहुत कॉमन है। यहाँ पर भी जहाँ पे पानी की कमी है तो वो दरिया का मट्टी वाला पानी ला के उसको क्या करते हैं, घरों में घड़े घड़े में रखते हैं और घड़े के अंदर फिटकरी डाल देते हैं। अब ये एक बड़ा देसी सा तरीका है, लेकिन इसकी अभी हम केमिकली देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। आप जब फिटकरी डाल के उसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर जो जितनी भी मिट्टी वगैरह मौजूद है वो फिटकरी के साथ मिलके, या एलम, फिटकरी को हम केमिस्ट्री में क्या, केमिकल ज़ुबान में क्या कहते हैं, पोटाश एलम, उसके साथ रिएक्ट करके वो क्या बना देंगे, उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर आके जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एब्जॉर्ब होती जाएंगी और वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं उस, और वो नीचे सेटल हो जाती हैं घड़े में। फिर उसको हम क्या करते हैं, मलमल के कपड़े से, ये मैं आपको घरेलू पैमाने पे बता रही हूँ, ठीक है, मलमल के कपड़े से उसको नितार लेते हैं, और जो साफ पानी है वो आप के जो है स्टेन होके दूसरे बर्तन में आ जाता है, और ऊपर आपके पास जो है वो मिट्टी और जो भी उसके अंदर हल शुदा नमकियात थे वो सारे के सारे जो है वो क्या थे, इनसॉल्युबल फॉर्म में आके जो है वो गुठलियाँ बन के या कोएगुलेंट्स बन के अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो रॉ वाटर को हम कैसे ट्रीट करते हैं, हम इसकी कोएगुलेशन फिनोमिना भी यूज़ करते हैं। कोएगुलेशन का अब आपको मतलब पता चल गया है कि इकट्ठे होके लंप्स बन जाना, गुठलियाँ बन जाना छोटे छोटे पार्टिकल्स की। अच्छा, अब अगर छोटे पार्टिकल्स अगर देखें गुठलियाँ नहीं बनेंगे तो फिर तो आप कपड़े से उसको छानोगे तो कपड़े से गुजर जाएंगे बारीक पार्टिकल्स, तो हम हमारा पानी तो साफ ना हुआ। तो फिर उसके लिए हमने उन्हें कोएगुलेट करना पड़ता है या उनको इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे आप कह सकते हो कि प्रेसिपिटेशन भी की जाती है,
ठीक है। तो सॉलिड मटेरियल को आपने अलग कर लिया, और बाकी अब इस तरह से पानी के अंदर जो आपके पास सॉलिड मटेरियल था वो अलग हो गया या सस्पेंशन से अलग होगी, लेकिन जरासीम अभी बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं कोएगुलेशन में आए। उनके लिए हम क्या करते हैं, पानी को क्लोरीन से ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगी, वायरस और बैक्टीरिया को किल कर देती है। आजकल आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा जी ब्लीच से सफाई करें, तो क्लोरीन जो है वो बैक्टीरिया को भी ख़त्म करती है और वायरस को भी। यानी वायरस के साथ बाकी जो आपके पास जरासीम कशद्वियात हैं वो बैक्टीरिया पे जो है एक्ट करती हैं, उसके साथ रिएक्ट करती हैं, वायरस को कुछ नहीं कहती। लेकिन जब आप ब्लीच यूज़ करते हैं, ब्लीच में आपको पता है ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तो उसमें सिर्फ आपने नहीं पढ़ा होगा, या आई डोंट नो, अभी मेरा ख्याल है इनऑर्गेनिक तो नहीं आपने की ना, तो उसमें क्लोरीन फ्री फॉर्म में रिलीज होती है, मैं आपको करवा दूंगी। तो वो जब रिलीज होती है उसको हम कहते हैं अवेलेबल क्लोरीन, और वो अवेलेबल क्लोरीन क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में या नेसेंट फॉर्म में होती है, वो रिएक्ट कर जाती है बैक्टीरिया के साथ या फिर जो है उसके साथ आप वायरसेस के साथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट जो है वो, जस्ट अ मिनट जी। उसके बाद आप इसको वन बाय वन जो है इस चीज़ को स्टडी करेंगे। नंबर वन, फिनोमिना एरिएशन, वही हवा की मिक्सिंग। हम इसीलिए कहते हैं कि बहता पानी जो है वो साफ़ होता है, क्योंकि उसमें हवा जो है वो मिक्स होती रहती है। ठीक है। इसमें एयर को हम गुजारते हैं वाटर में से, ताकि उसमें डिफरेंट जो है वो डिजॉल्व गैसेस जो हैं वो रिलीज हो जाएं, हलशुदा गैसेस, जैसे फाउल स्मेलिंग गैसेस। फाउल मतलब बुरी स्मेल जिनकी आती है, जैसे H2, आपने पढ़ा होगा, इसकी कैसी स्मेल होती है, रॉटन एग, गंदे अंडे वाली। ठीक है। ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड, सल्फर के तो जहाँ भी कंपाउंड होंगे स्मेल ही देंगे। ऑर्गेनो सल्फर यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये सल्फर मौजूद है। एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि इजीली जो है लो उसके हैं मोलेकुलर मास के, और रूम टेम्परेचर पे जो है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। अच्छा, some of the organic matter in the raw water which could be easily oxidized with air to produce CO2 in aeration process। कुछ organic matter जो है वो oxidize होके CO2 बना देगा, बाकी जो है वो क्या होगा, उसको हम रिमूव कर देंगे पानी को किसके ऊपर से गुजार के, एक्टिवेटेड कार्बन पे से। एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है, कार्बन तो आप कह लीजिए कोयला, एक्टिवेटेड यानी उसके अंदर पोरोसिटी ज़्यादा होती है, उसको एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है। अब उस एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर से या चारकोल के ऊपर से जब उसको हम गुजारते हैं, तो उसमें जितनी इम्प्योरिटीज़ मज़ीद मौजूद है वो उसकी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाती हैं, AD के साथ, AB नहीं, एब्जॉर्प्शन और होती है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में फ़र्क होता है। एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, सरफेस के ऊपर उसके डिपॉजिट हो जाता है, और एब्जॉर्ब जैसे किसी चीज़ के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, जैसे फोम है, फोम एडजॉर्ब नहीं करता, AB के साथ एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। और एडजॉर्प्शन जस्ट सरफेस के ऊपर होती है। अच्छा, एरिएशन जो है वो क्या है, एरिएशन प्रोसेस जो है उसके ज़रिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास सॉल्युबल आयरन जो है वो Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में, तो वो ऑक्सीडाइज होकर Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और Fe3 की फॉर्म में ये क्योंकि पानी के अंदर मौजूद है, तो हाइड्रोक्साइड आयंस भी मौजूद होते हैं, उनके साथ मिलकर आयरन हाइड्रोक्साइड बना देगा, और ये इनसॉल्युबल है, तो इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। आयरन को यानी सॉल्युबल से आपने इनसॉल्युबल में तब्दील कन्वर्ट कर दिया। एरिएशन से हमें ऑक्सीजन लेवल भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, जो भी हमारा रॉ वाटर है उसका। नेक्स्ट इज कोएगुलेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बेटा आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है ना उसको सामने रख के ये लेक्चर जो है उसको देखा करें, क्योंकि ये मेरे पास PDF जो है ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है। कोएगुलेशन में क्या है, मटेरियल विच आर सस्पेंडेड और प्रेजेंट इन कोलाइडल फॉर्म, यानी इकट्ठा हुआ हुआ गुठलियां बना हुआ जो मौजूद है रॉ वाटर में, इसको हम कैसे अलग क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये इनको इकट्ठा करके जब हम अलग करते हैं तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं कोएगुलेशन। कोएगुलेंट यानी वो केमिकल जिसके नतीजे में यानी जिसको इस्तेमाल करते हुए हम कोएगुलेशन करते हैं। ठीक है। सच एज एल्यूमिनियम सल्फेट है। अब ये मैंने आपको दूसरी क्या चीज़ बताई है, एल्म में क्या, पोटाश एल्म, जो फिटकरी की अभी हमने बात की है। ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, पानी में ऐड कर देते हैं, और उसको एज अ क्या यूज़ करते हैं, कोएगुलेंट। ठीक है। विच कास्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। फॉर एग्जाम्पल,
Aluminium hydroxide is precipitated when alum is added to water in alkaline medium. अब अगर अल्कलाइन मीडियम मौजूद है और उसमें आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कहाँ कब प्रेसिपिटेट आउट होगा, अल्कलाइन मीडियम में, एसिडिक में नहीं होगा। ठीक है, तो इज व्हेन एल्म इज एडेड इन टू द वाटर इन अल्कलाइन मीडियम। किस तरह से, आगे आपके पास एल्म की ये पोटाशियम यानी फिटकरी का फार्मूला है K2SO4 Al2SO4 हो थ्राइस प्लस जो है 24 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लाइम यानी चूने के साथ, CaOH होल ट्वाइस। क्या मिला है, कैल्शियम सल्फेट मिला है। कैल्शियम सल्फेट पानी में हल नहीं होता, ये प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ जाएगा। प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस पोटेशियम सल्फेट बनता है, प्लस वाटर 24 मॉलिक्यूल। अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना ना AlOH होल थ्राइस, ये जिलेटिनस होता है और इसके ऊपर आकर जो है वो इम्प्योरिटीज सारी इकट्ठी हो जाती हैं या जुड़ जाती हैं, चिपक जाती हैं। Many suspended particles get adsorbed on the surface of gelatinous aluminum hydroxide precipitate. ठीक है, ferric salts are also commonly used as coagulant but they are difficult to handle because an insoluble ferric oxide is produced in the pH range from 3 to 13। 3 to 13 जो है वो आयरन के लिए हमारे पास क्या चीज़ है, pH रेंज, इस pH रेंज में इसको जो इसके सॉल्ट्स हैं उसको कोएगुलेट करना या उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। तो फिर हम यानी पीएच जो है इसमें मेन फैक्टर जो है वो प्ले कर रहा है। द सरफेस और ग्राउंड वाटर में आल्सो कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। और कौन कौन से सॉल्ट्स हो सकते हैं सरफेस में या ग्राउंड वाटर में, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। इसको, इस तरह के पानी को हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज हार्ड वाटर। तो ये क्या है, वो पानी जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स मौजूद हैं उसे हम कहते हैं हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर कैसे पता चलता है हमें, वो पानी जिसको जब साबुन आप से कपड़े धो या साबुन उसमें इस्तेमाल करो तो उसमें फुटकियां सी बन जाती हैं, वो साबुन के पूरे झाग नहीं बनते, तो हम क्या कहते हैं कि ये हार्ड वाटर है। ठीक, द सरफेस और ग्राउंड वाटर में आल्सो कंटेन कैल्शियम। अच्छा, इससे हमें क्या मिला, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको प्रॉपरली वो कहता है कि डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके इसको हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को अलग कर देते हैं। आगे जो आपके पास आ जाता है वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन, कि क्लोरीन को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हुए पानी जो है उसको क्या कर लेते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। अब ऊपर जो आपने टेक्निक्स यूज़ की हैं उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो केमिकल्स जो है उनको हमने सेपरेट आउट किया, लेकिन हमने जरासीम को ख़त्म नहीं किया। उसके लिए हम क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन के लिए सबसे पहले जो है वो पैथोजेंस को ये किल करने के लिए यूज़ हो रहा है, और पैथोजेंस का आगे उसने आपको नुकसान बताया हुआ है कि टाइफाइड एंड कॉलरा जैसी बीमारियां जो है, हैज़ा और टाइफाइड जो है, उनको हम ख़त्म कर सकते हैं अगर पानी में आप ये क्लोरीनेशन की जाए। आप देखें कि बरसात के दिनों में आजकल पानी की जो हमारे घर टैंकी में पानी आ रहा है या जो भी है नलके में पानी आ रहा है उसके अंदर समटाइम्स आपको ब्लीच की स्मेल आ रही होती है। अगर आपको ब्लीच की स्मेल का आइडिया नहीं है तो आपके घरों में होगी ब्लीच, तो उसको थोड़ा सा नाक से फासले पे रख के उसको स्मेल करें, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा क्लोरीन की स्मेल आती है, क्योंकि ब्लीच के अंदर क्लोरीन बहुत वीक बॉन्ड बनाए हुए होती है, वो फ़ौरन रिलीज हो जाती है अवेलेबल क्लोरीन की फॉर्म में। द मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टिंग एजेंट इज हाइपोक्लोरस एसिड, और ज़्यादातर हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला क्या है, HOCl, इससे भी क्लोरीन रिलीज होती है। This neutral covalent compound kill the microorganism by passing through their cell membrane। किस तरह से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मर जाते हैं जब अवेलेबल क्लोरीन जो है वो इतनी रिएक्टिव होती है कि बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर जाती है, उसके डीएनए से रिएक्ट कर जाती है और वो किल हो जाता था। हाइपोक्लोरस एसिड इज नॉट सॉल्युबल, नॉट स्टेबल, दस इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। अब क्योंकि वो स्टेबल नहीं है हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, फिर क्या करते हैं, इट कैन बी जनरेटेड बाय अदर डिजॉल्विंग मोलेकुलर क्लोरीन और सोडियम एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। तो हम इसके लिए आसान तरीका ये है कि अब ये स्टेबल नहीं है, हम इसको बना के नहीं रख सकते, तो फिर हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम हाइपोक्लोरस एसिड या जो है HOCl हाइपोक्लोरस एसिड प्रोड्यूस करते हैं। पहला तरीका हमारे पास ये कि क्लोरीन को आप वाटर साथ रिएक्ट करवा दो तो फिर आप हाइपोक्लोरस एसिड जनरेट कर सकते हो। सबसे आसान तरीका क्या है, वो ये है कि आप सोडियम के साथ इसके सॉल्ट्स ले लो या कैल्शियम के साथ सॉल्ट्स ले लो,
कैल्शियम और सोडियम के सॉल्ट्स क्या होंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये सॉल्ट्स जो हैं इनको यूज़ करते हुए भी आप HOCl या हाइपोक्लोरस एसिड प्रोड्यूस कर सकते हो। तो वो सॉल्ट्स तो देर तक जो है वो हमारे पास मौजूद रहते हैं, यानी स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो आप बजाय इसको कि अनस्टेबल चीज़ के लिए परेशान हो तो एक स्टेबल फॉर्म में उसका सॉल्ट ले लेते हैं, और जब हमें ज़रूरत हो तो हम उसको उससे जो है ये हाइपोक्लोरोसिस उसको पानी में हल करते हैं, HOCl बन जाता है। अच्छा, इससे क्या होगा कि जब ये मोलेकुलर क्लोरीन जो है डिजॉल्व फॉर्म में आ जाएगी और डिसइंफेक्शन जो है वो कॉज करेगी। अब इससे हमें और क्या फ़ायदा है कि अगर हम सोडियम या पोटाशियम हाइपोक्लोराइड या उसके सॉल्ट्स ले लेते हैं कि इट अवॉइड्स द ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज़ ऑफ क्लोरीन सिलेंडर। अब आपको पता है कि गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना कौन सा आसान काम है। अगर आपने ऑक्सीजन को इवन लेके जाना है तो सिलेंडर की फॉर्म में हाई प्रेशर पे आप उसको पहले स्टोर करते हैं, फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। बीच में 100 मसले हैं कि फट ना जाए सिलेंडर, या लीकेज अगर हो। ऑक्सीजन की लीकेज जो है वो एज सच तो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर कोई वहाँ पर कोई आग का कोई सिलसिला हो तो वो आग भी जो है पकड़ सकती है। जैसे नर्सरीज में आप देखते हो कभी आग लग जाए हॉस्पिटल्स में, तो नर्सरी में ऑक्सीजन के क्योंकि सिलेंडर होते हैं तो सबसे पहले जो है वो वहाँ पर जो है उसको रेस्क्यू किया जाता है कि ऐसा ना हो कि वहाँ आग फैल जाए। तो क्लोरीन के जो सिलेंडर्स हैं दे आर आल्सो वेरी डेंजरस, उनको ले जाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर आसान हल के बजाय हम क्लोरीन के सिलेंडर्स लेके जाएं तो हम क्या करते हैं, हम उसको जो है वो उसके सॉल्ट्स की फॉर्म में उसको आप डब्बे में डाल के ले जाओ। दैट्स वेरी इजी। अब ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। ये 5 दफ़ा पूछ ली जाता है कि जी किस तरह से प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर आप करेंगे केमिकली, तो आप बताएं जी क्लोरीनेशन, और आपने डायग्राम पूरी प्रॉपरली ज़रूर बनानी है। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपको पानी में नज़र आ रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेज है, उसमें क्या है एयर के ज़रिए एरिएशन की गई है। उस एरिएशन के नतीजे में क्या हुआ है, कुछ पार्टिकल जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो गए, कुछ कोएगुलेट हो गए हैं, और वो अपने साइज़ और वज़न के हिसाब से नीचे सेटल हो गए। उसके बाद आपके पास जो प्रेसिपिटेट्स हैं उनको आपने अलग कर लिया है, और या आपने जो आपका हार्ड वाटर है जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं उनको भी आपने प्रेसिपिटेट कर लिया है, और लास्ट स्टेज में, और ये सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, उसके बाद आपने फ़िल्टर कर दिया। अब ये आपको साफ़ पानी नज़र आ रहा है। नेक्स्ट स्टेज में आके जो है यहाँ पर क्लोरीनेशन की जाएगी, या ओजोन भी तो हाईली रिएक्टिव है ना, फ़ौरन से डिसोसिएट होकर O2 में कन्वर्ट होगी, और एक ऑक्सीजन रिलीज़ कर दी उसने, तो वो ऑक्सीजन फ़ौरन से रिएक्ट करके तो बैक्टीरिया को किल कर देती है। ठीक है, तो क्लोरीनेशन ये स्टेप है। उसके बाद जो है ये पानी वो कहाँ चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन टैंक में, यानी आगे जो सप्लाई के लिए। अच्छा, जो हमारे घरों में ये पहले तरीका है, अब यूवी के ज़रिए भी जो है, और डिफरेंट फिल्टर्स उन्होंने लगाए होते हैं, और RO सिस्टम है। अब जो हम हमारे हर लाहौर में तो हर इलाके में उन्होंने अब जो है वो पानी साफ़ करने के प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो उसमें जो है ये सारे फिनोमिना जो है, ये जो उसका फ़िल्टर है उसके अंदर तो होंगे, लेकिन वैसे रिवर्स ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है वो उसको फ़िल्टर किया जाता है। उस पर भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल कि किस तरह से होता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट जो है वो, आपको उसने कहा है हार्मफुल इफेक्ट है। आप क्लोरीन डाल के पानी में जरासीम तो मार दिए, लेकिन केमिकल है, उसकी कोई ना कोई उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा। क्या है कि अगर तो आपके पानी में अमोनिया मौजूद थी, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर मौजूद था, तो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ज़ाहिर है नाइट्रोजन भी होगी, तो अमोनिया अगर मौजूद थी तो क्या होगा कि हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो बजाय इसके कि बैक्टीरिया को मारे, वो अमोनिया के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, क्लोरामीन्स। क्लोरामीन्स आप अब बन गए NH2Cl एंड NHCl2, और स्पेशली नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3 बना देगा, विच इज़ अ पावरफुल आई इरिटेंट। नीचे आपको इक्वेशन दी गई है कि ये अमोनिया अगर मौजूद है तो ये NCl3 बना देगा, और आपको क्या चीज़ मिलती है, आप इस पानी से जब मुंह धोते हैं तो आपकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, आपको इरिटेशन हो जाती है। आगे वो कहता है कि अल्कलाइन पीएच कैन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन। अब अगर तो अल्कलाइन पीएच है तो फिर आप क्लोरामीन फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। Chlorination of water containing organic materials also forms some organic compounds which are toxic. अब
कुछ और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉक्सिक बन जाते हैं। वो क्या है कि अगर फिनोल मौजूद है पानी में तो फिर क्लोरीनेटेड, उसकी भी क्लोरीनेशन हो जाएगी, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ लिया, विच हैव द ऑफेंसिव ऑडियो एंड टेस्ट एंड आर टॉक्सिक। और फिनोल जो है वो क्या, वो भी जो है वो हमारे लिए डेंजरस है। ऊपर से क्लोरोफिनोल हो गए और एक जो है वो खतरनाक केमिकल तैयार हो गया। तो क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म्ड व्हेन हाइपोक्लोरस एसिड रिएक्ट विद ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमिक एसिड। अगर ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ह्यूमिक एसिड मौजूद है तो क्लोरोफॉर्म भी बन जाएगा। ठीक है, और वो क्या करता है, जिगर के खुलियों को तबाह कर देता है। लिवर कार्सिनोजिन है, लिवर कैंसर कॉज करता है, कार्सिनोजिन कैंसर कॉजिंग। ठीक है, और उसका क्या है, नेगेटिव रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इफेक्ट इन ह्यूमन। एक तो रिप्रोडक्शन के ऊपर जो है उसका नेगेटिव जो है वो असर होगा। दूसरा डेवलपमेंट इफेक्ट यानी कद छोटे रह जाना, इस तरह के ये ना कि बॉडी पार्ट्स का ग्रो ना करना, तो डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट्स आ जाएंगे। द रिस्क ऑफ ब्लैडर एंड रेक्टल कैंसर इंक्रीज बाय ड्रिंकिंग क्लोरीनेटेड वाटर। अब अगर ये पानी पी लिया जाता है तो रेक्टम में जो कैंसर है या अब जो ब्लैडर का कैंसर है उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स विद क्लोरीन, ओजोन और क्लोरीन डाइऑक्साइड इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। अब इस सारे मसले का हमने हल क्या निकाला कि क्लोरीन जो है वो तो बहुत ही खतरनाक केमिकल है, तो फिर हमने इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, ओजोन से, क्योंकि ओजोन में ऑक्सीजन है, मतलब O3 है ना, तो जब डिसोसिएट भी होगा तो आपको क्या चीज मिलेगी, O2 मिलेगा। तो बाकी O2 तो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि हमें उसकी ज़रूरत है। तो इसलिए इसके लिए अगर आपसे कोई पूछे कि जी फिर क्लोरीन के भी इतने नुकसान हैं तो फिर अब आप क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूज़ की जाए, फिर आप इसके अल्टीमेट जो सजेशन है वो क्या दे देते हैं कि आपने उसको कह दिया कि जी अल्टीमेट सजेशन ये है कि हम जी इसको ओजोन से कर लेते हैं, उसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स वो ना होने के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर आकर आपका जो है वो वाटर पोल्यूशन का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में देखेंगे।